हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू इसलिए भी, आपने इतना अप्रिशिएट करा है मेरे वीडियोस, खासतौर पे जो कि बिहार एसआईआर के ऊपर है और राहुल गांधी द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। सो थैंक यू सो मच। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन पर है। जब से राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इन्होंने जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशंस लगाए हैं वोट चोरी के इलेक्शन कमीशन के ऊपर, एक सवाल जो कि काफी लोगों ने मुझसे पूछा है, सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि पब्लिक ने भी ये सवाल पूछा है कि क्या इतना बड़ा मैनिपुलेशन जिसे कह सकते हैं या छेड़छाड़ कह सकते हैं वोटर लिस्ट के साथ, जो एलिगेशंस राहुल गांधी लगा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? या जब हम जानते हैं कि हम कैसे सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, इलेक्शंस के दौरान इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आखिर इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है? Is it possible? The question is it possible that so many people, when so many people are involved, इतने बड़े पैमाने पे क्या इसे इसका मैनिपुलेशन किया जा सकता है? तो अब मैं इसका स्पेसिफिक आंसर आपको दूंगी और इसको दो दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरा उसके स्ट्रक्चर पे कि इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो फुल टाइम बेसिस पे इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं वो स्टाफ बहुत ही छोटा है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले मेरे को आप मुझे आपको ये बताना होगा होगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर जो होते हैं, सीसी, जो अभी हमारे करंट सीसी हैं ज्ञानेश कुमार जी, इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, कैसे होता है? इनके अपॉइंटमेंट पे भी काफी सवाल उठ चुके हैं पहले, क्योंकि अगर आपको याद हो, हाल फिलहाल में ही कुछ चेंजेस हुए और नए चेंजेस के मुताबिक जो सिलेक्शन कमेटी बनी उसमें 3 लोग होते हैं जो कि अपॉइंटमेंट करते हैं, और उस सिलेक्शन कमेटी को कंप्राइज करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स होते हैं। उसके बाद है होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि ये 3 लोग होते हैं इस सिलेक्शन कमेटी में। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जैसे राहुल गांधी है अभी बने, इसके पहले जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे तो जो भी सीनियर मोस्ट लीडर हैं ऑपोजिशन पार्टी के, वो इस कमेटी के मेंबर बन सकते थे। तो ये है प्रावधान। अब सिलेक्शन कमेटी में जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर, जब मैं कहूँ कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों एग्जीक्यूटिव साइड से हो गए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए राहुल गांधी, तो अब आप समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव के साइड में, यानी कि सरकार के साइड में। तो मैटर यही है जो कि बहुत सिंपल है कि अगर राहुल गांधी किसी पर्टिकुलर सीसी के अपॉइंटमेंट पर क्वेश्चन रेज करते हैं, लेकिन वहीं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों उसी पर्टिकुलर इंसान के अपॉइंटमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी की तरफ डिसीजन जाएगा। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहे जो भी बोले उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी मैटर पर एक पिटिशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है और उस वो मैटर अभी भी पेंडिंग है। अभी तक उस पर सुनवाई कंप्लीट नहीं हुई है। मेन पिटिशन यही आ गया था कि एग्जीक्यूटिव पावर इसमें बढ़ गया है सीसी के सिलेक्शन में। इनफैक्ट मैं इससे पहले भी थोड़ा और जाऊं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जब हमारा संविधान बन रहा था उसमें मैंने एक किताब भी लिखी है, इंडिया इंक। उसमें जब मैं ये किताब लिख रही थी तो काफी पढ़ाई करनी पड़ी, रिसर्च करनी पड़ी, तो मुझे पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था, इलेक्शन कमीशन का गठन हो रहा था, तो हमारे फोरफादर्स ने ये क्लियरली कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। एंड उसका मतलब ये होता है कि उस पर किसी भी तरह का पावर, एग्जीक्यूटिव पावर या कोई कंट्रोल ना हो उनके ऊपर। उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे अपॉइंट किए जाते हैं उसी तरह सीईसी के भी अपॉइंटमेंट किए जाए, ताकि ये बॉडी जो कि ऑटोनोमस बॉडी है फ्री तरीके से काम कर सके। और एक ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये हमारे देश में इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शंस कंडक्ट करे एक फ्री एंड फेयर मैनर में। तो ये पूरा क्राइटेरिया था कि
इनका जो अपॉइंटमेंट हो वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हो और एक फुल ऑटोनॉमी के साथ हो। और इसीलिए कहा गया था कि इसमें सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट यानी कि उनको भी सिलेक्शन कमेटी में रखना चाहिए। तो ये मैटर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ऑफ कोर्स सीसी के अपॉइंटमेंट पे काफी सवाल उठते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, और ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सारी चीजें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद है। ये नहीं कि मैंने कहीं और से डॉक्यूमेंट है। मैं एक चीज बताऊं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आप ये चीजें खुद भी पढ़ सकते हैं। अब स्टाफर का जहां तक सवाल है कि फुल टाइमर जो लोग हैं यहाँ पर, पहला तो जो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन उनके जो न्यू दिल्ली का जो मेन ऑफिस है वहां पर करीब करीब 550 ऑफिशियल्स हैं ऑन रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं। और यहाँ पर भी हायरार्कीज हैं। तो सीसी के साथ दो और ईसी है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, और ये तीनों आप कह सकते हैं टॉप बॉसेस हैं। और इनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो कई सारे लेवल्स के होते हैं, और मेनली जो जो इनके नीचे जो काम करते हैं उन वो होते डायरेक्टर लेवल के होते, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, और ये सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होती है, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरीज, और इस तरह के कई सारे ऑफिसर्स इनके अंडर काम करते हैं, जो कि काफी चीजों को देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, इलेक्शंस जो आ रहे हैं वहां की प्रिपेयरनेस को, एक डिपार्टमेंट होता है ईवीएम को देखता हो, तो काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और ये ऑफिसर्स 550 ऑफिसर फुल टाइम सैलरीड पीपल ये न्यू दिल्ली में। तो ये हो गया दिल्ली। अब आते हैं कि आपको पता ही है कि दिल्ली में हेडक्वार्टर है ऑफ कोर्स। अब आते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग सीईओज होते हैं, और वो बॉस होते हैं वहां पर स्टेट के, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिसे कहते हैं। अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी फुल टाइमर्स होते हैं, और इन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स कमीशन करता है, एंड इनके नीचे भी कुछ लोग काम करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ ऑन स्क्रीन, आप देखिए। ये चार्ट मैंने कर्नाटका सीईओ के वेबसाइट से लिया, क्योंकि कर्नाटका भी चर्चा में है, तो मैंने कहा पहले वहीं चेक कर लेते एक बार। तो अब यहाँ पर इस चार्ट में आप जैसे देख रहे हैं कि सीईओ टॉप मोस्ट है, उनके नीचे एडिशनल इलेक्टोरल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर 1 और एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर 2 है। अब इन दोनों एडिशनल सीईओज के नीचे भी लोग काम करते हैं, जैसे कि जॉइंट सीईओ, असिस्टेंट सीईओ, सेक्शन ऑफिसर, और इन सब के पास इनके पास जो काम है वो भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि जॉइंट सीईओ एक डिपार्टमेंट होगा जो कि सिर्फ इलेक्टोरल रोल पर देखेंगे, या ईवीएम और मशीन से रिलेटेड काम देखेंगे, एडमिन हो गया, अकाउंट्स हो गया। तो इस तरह से डिविजन ऑफ वर्क है जो कि यहाँ पर बहुत ऑब्वियस है। तो इस तरह से डिविजन ऑफ वर्क आप देख सकते हैं ये सारे लोगों के बीच में किया गया है। लेकिन अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखें तो ये बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है, जो कि सीईओ के नीचे फुल टाइम के बेसिस पे काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका फुल टाइम बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीईओ के अंडर जितने लोग हैं वो लोग ही फुल टाइम बेसिस पे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्शन के टाइम इतने लोग जो आ जाते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग फुल टाइमर्स नहीं है, लेकिन वो पार्ट टाइमर्स है, और वो खास तौर पे डेपुटेशन पे इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं जब इलेक्शंस होता है। तो ये लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स जो खास तौर पे होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स, और उनके नीचे जो लोग और भी काम करते हैं। ये सारे लोग डेपुटेशन पे आते हैं इलेक्शंस के दौरान, और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन इन्हें देता है। तो उनको इसी कारणवश रिटर्निंग ऑफिसर हो या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो या ईआरओ और या डीओ, उन सब के ऊपर एक प्रॉपर हैंडबुक लिखा गया है। और ये हैंडबुक आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी देख सकते हो। और ये हैंडबुक उन्हें दिया जाता है इलेक्शंस के पहले, ताकि वो प्रॉपरली पढ़े और उन सारी चीजों को, उन सारे रूल्स को फॉलो करे इलेक्शंस के दौरान। दिस इज द रीजन क्यों हैंडबुक्स प्रॉपर वे में इन्होंने अपलोड करके भी रखा है, ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन
एक ऐसी जगह है जहां पर इनको सारी चीजें रूल बुक के हिसाब से काम करना पड़ता है। और ये लोग जो है नीचे में, ये पार्ट टाइमर्स हैं। पार्ट टाइमर्स इन द सेंस जब डेपुटेशन पे आते हैं। इसके अलावा इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत लिमिटेड होती होगी इलेक्शन कमीशन का, जहां तक सवाल है। तो मेन तो यही है, जो कि यहाँ पर 550 इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, और सीईओस का, जो कि स्टेट और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी लेवल पे काम करते हैं। बाकी जो नीचे के लेवल के हैं वो सारे आपके डेपुटेशन पे। तो ये है स्ट्रक्चर। तो अब जो आपके मन में सवाल उठते हैं कि इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, हजारों की तादाद। तो जब हम आप स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही छोटी सी टीम के साथ फंक्शन करते हैं, बहुत बड़ी टीम नहीं है। आप कह सकते हैं कुछ हजार लोग काम करते हैं, और वो भी स्टेट लेवल पे इनका डिवीजन ऑफ वर्क है। जो अब स्टेट के सीईओ की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्टोरल लिस्ट को प्रॉपरली बनाए। तभी तो आप, जब राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसके ऊपर प्रेस रिलीज किसने जारी किया? प्रेस रिलीज जारी किया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ कर्नाटका ने। तो उन्होंने, ऑफ कोर्स, उनके ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी होती है यहाँ पर। तो उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी किया, और मांगा कि अंडर ओथ वो इस सारी चीज को एक्सप्लेन करे और डॉक्यूमेंट शेयर करे। और जहां तक ये डॉक्यूमेंट्स और अंडर ओथ की बात है, वो अब उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये भी काफी क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को अंडर ओथ ये सारी चीजें देनी चाहिए, क्या इलेक्शन कमीशन मांग सकता है इन सारी चीजों को अंडर ओथ। तो ये एक सेपरेट इशू है, और जिस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी। बट आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो, आपको समझ आया होगा अच्छे से कि स्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन, और फुल टाइम, जहां तक फुल टाइम ऑफिसर्स और फुल टाइम वर्कर्स का सवाल है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में, वो एक बहुत ही लिमिटेड है और छोटी टीम है। सो प्लीज डू राइट एंड कमेंट सेक्शन में बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या आपको अब पता चला कि क्या, जहां तक स्ट्रक्चर का सवाल है, वो एक बहुत छोटा, एंड आपके क्या विचार हैं खासतौर पे राहुल गांधी द्वारा किए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर? आप अपने विचार प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आपका। सो काइंडली like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching it.